दर्जन के अंदर, जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे, जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत थे, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहां ली होगी, वो मैंने सोपुर में ली, जहां के सोपुर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की जहां गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला।
तो आज मेरे दोस्त, भाई, बहनें, मैं ये कह सकता हूं कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला। उनमें ज्योति बसु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया, करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस तो नहीं किया, लेकिन कई चीजें, जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई। मैं जब देखता था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था। IK गुजराल साहब से, शुभू सोरेन जी से, शहाब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चलाया। 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी। फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। कहा जरा अटल जी से भी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और बीजेपी कोटे से शहनवाज हुसैन इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेते हुए जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा कर रहे हैं। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी कोटे से कई और चेहरे कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और इस सब के बीच शहनवाज हुसैन जो अब बिहार सरकार में शामिल हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उनकी तरफ से ली गई है। तो बिहार कैबिनेट का यह विस्तार हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने। तो नीतीश कैबिनेट में अब शहनवाज हुसैन भी शामिल हो रहे हैं। बिहार का उनको अनुभव भी रहा है और इस सब के बीच अब उनकी तरफ से सरकार में भी अपनी भूमिका को निभाया जाएगा। बिहार के चुनाव के दौरान भी बेहद एक्टिव रहे थे शहनवाज हुसैन और जबरदस्त तरीके से संगठन में अपना काम करते रहे हैं। तो मंत्री पद की शपथ ली है शहनवाज हुसैन ने, जहां एक तरफ जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से कई चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए हैं। उनमें एक नाम शहनवाज हुसैन का, जिनकी तरफ से मंत्री पद की शपथ ली गई है और ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है नीतीश कैबिनेट का। चुनाव के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार और इसमें शहनवाज हुसैन शामिल, शपथ ली है उन्होंने मंत्री पद की। कई चेहरे जेडीयू से भी इसमें शामिल हो रहे हैं और वहीं बीजेपी के भी कई चेहरे, और इस सब के बीच शहनवाज हुसैन की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली गई। तो ये पहला कैबिनेट विस्तार। सच्ची और अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अंधराज
देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। सर्वण कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियाने को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना। और मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, आशीर्वाद सबका मिला है। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो कितनी लंबी होगी। सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब आप मंत्री बने तब भी बात होती थी, जब यहाँ चेयरमैन बनने से, वाइस प्रेसिडेंट आप बनने से पहले आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और मैं एलओपी था, तब भी हमारे संपर्क हैं। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का प्यार आपका चेयरमैन के तौर पे मिला और वो जो गाइडेंस मिली, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, धन्यवाद करता हूं उसके लिए, और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें लंबी तकरीर होती थी। कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था, 2 आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है, मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं। हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहाँ हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहा।
रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज़ होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज़ होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद, सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूँगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज़ होंगे, तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ। मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत हमेशा, हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा, इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। Friends, we have another important responsibility today, that is about statement by Minister. नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। मेरे स्टेटमेंट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के अभी भी रहेंगे आजाद जी, ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है।
एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है। घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। I request all the members to raise and stand in silence in memory of those departed.
Shanti, Shanti, Shanti. We pray for their गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान, उत्तराखंड पे दिया पूरा अपडेट। जिस सैलाब में जितने लोग जो मृतक हैं, जितने लोग की मौत हुई है, उनके लिए श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को सांत्वना देते हुए ये भी आश्वासन दिया कि राहत कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूरी तरह से राहत कार्य चल रहा है और सेंटर से स्टेट के लिए भी राहत के लिए फंड्स जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में 50 घंटे से ज़्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने ठीक साफ वहीं यही बयान किया कि देखिए कि पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी 35 लोगों के वहां फंसे होने का अनुमान है और उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। टनल के अंदर फंसे 30 से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम भी किया जा रहा है ताकि वहां फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। 50 घंटे से ज्यादा लगे हैं वहां पर सुरक्षा कर्मी और स्थानीय लोग, कर्मचारी, इंजीनियर्स, लेकिन अब तक सिर्फ 125 मीटर तक ही वो अंदर जा पाए हैं। इतना मलबा वहां फंसा है। 2.5 किलोमीटर लंबा टनल है ये और इस ऑपरेशन को आईटीबीपी के 300 जवान अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में अब तक 31 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 197 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी सलामती के लिए देश भर में दुआ की जा रही है। 2 मलबे में और मिल गई, बल्कि तीसरी भी दिख रही है, तो 3 हो गई हैं, तो 29 हो गए टोटल डेड बॉडीज जो रहने के मलबे से मिली। तो अपडेट के हिसाब से 29 शव अब तक मिल चुके हैं। तपोवन से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए लेटेस्ट अपडेट। वहां काम बिल्कुल नॉन स्टॉप जारी है, रात के अंधेरे में भी ये काम रुका नहीं है। पिछले 50 घंटों से लगे हुए हैं आईटीबीपी के जवान और स्थानीय लोग भी। बिल्कुल, देखिए आनंद, यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर जवानों को लाया गया है, चाहे वो आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना। ये सभी जो यहाँ पर जो टनल है जहाँ पर पहुँचना, जिसके अंदर लगभग ये कहा जा रहा है कि 150 मीटर से ज़्यादा जो है वो अंदर तक जा चुके हैं और उसके बाद अभी भी लगभग उन्हें 50 से 60 मीटर और आगे टनल का जो मलबा है उसे निकालना है, जिसके लिए अभी तक एक ही लोडर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो कर्मचारी हैं जो लोडर चला रहे हैं, लोडर यानी कि जेसीबी मशीन जो मलबा खींच कर ला रही है, उसे समय लग रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लोडर और बढ़वा दिए जाए। अगर जिस तरीके से यहाँ पर जो लोडर हैं वो ख़राब हो जा रहा है क्योंकि उसको वो बार बार गर्म हो जा रहा है और इसकी वजह से अगर दूसरे लोडर को यहाँ पर एक आध लोडर और आसपास से बुलाया जा सके तो उससे सुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक मशीन 24 घंटे काम नहीं कर सकती। और यही वजह है कि यहाँ पर सेना है, प्रशासन का अमला है, सभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा निकाला जा सके, लेकिन अभी भी कई घंटे यहाँ पर लगने हैं क्योंकि जो मलबा है वो काफ़ी ज़्यादा है और 2 से 3 दिन यहाँ पर लग सकते हैं। पहले 1 से 1.5 हफ्ता कहा जा रहा था, लेकिन जो रूट है वो काफ़ी लंबा है। सबसे अहम चीज़ जो टनल है, मेन टनल के अंदर 27 आदमी एक जगह पर काम कर रहे थे, जिसके पास पहुंचने के लिए अभी 50 से 60 मीटर की दूरी और इन्हें मलबा हटाने की है, जो आज रात तक काम चलेगा। वहीं दूसरी तरफ 3 आदमी उससे 1300 मीटर आगे है और टनल के अंदर ये 30 आदमी है। बाकी जो लोग और लापता है उनकी लिस्ट जारी कर चुकी है, लगभग 150 से ज़्यादा लोग लापता है। तो ये मिसिंग आंकड़ा जो है उसको पूरा करने में काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही सबसे जो परेशानी का यहाँ पर सबब बना हुआ है वो है टनल के अंदर घुसा हुआ मलबा, क्योंकि वहाँ पर उस मलबे को मैनुअली नहीं खींचा जा सकता, वो सिर्फ मशीनों से ही बाहर आ सकता है। जवान वहाँ पर जाते हैं लेकिन जगह नहीं है, गहराई ज़्यादा है। तो टनल के अंदर के जो टेक्निकल यहाँ पर जो लोग हैं वो जानते हैं, उनका कहना है कि इस मलबे को खींचने में काफ़ी मेहनत लग रही है और मशीन एक नहीं बल्कि कई मशीनें होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन से उन्होंने हालांकि कहा है अभी तक सिर्फ एक मशीन है और एक सेना की तरफ से यहाँ पर क्रेन है, क्योंकि मजबूत मशीनें होंगी तभी इस पूरे मलबे को यहाँ पर जो टनों के हिसाब से मलबा इस नदी में गिराया जा रहा है, क्योंकि अंदर से खींचकर ये सैलाब जो अंदर गया था उसे खींचकर बाहर किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ कहना होगा आनंद कि अभी वक्त काफ़ी ज़्यादा है और ये भी अभी सुनने में आया कि शायद एक शव और अभी मिला है, जो ताज़ा जानकारी मिलकर आ रही है। तो आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन अभी भी मिसिंग की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। जो कर्मचारी हैं वो दूर दराज के, चाहे वो उत्तराखंड के या बिहार या पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ के ज़्यादा लोग हैं। तो उनकी यहाँ पर जो है पहचान, यूपी है, इन लोगों को पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो धीरे धीरे काम चल रहा है वो रेस्क्यू का इसी तरह से। कोई खास वजह है कि अभी तक जो है लोडर मशीन्स जो हैं या क्रेन्स जो हैं अभी तक लाए नहीं गए हैं? आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ट्रक्स तो आ जा रहे हैं, काफ़ी सारा वहाँ से मलबा जो है हटाया भी जा रहा है। कोई खास वजह है कि अब तक जो है लोडर मशीन ज़्यादा नहीं लाई गई हैं? क्या वहाँ का एक्सेस में मुश्किल है
क्या उसे हेली ड्रॉप करने की कोई बात हो रही है? आनंद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो तस्वीर है आपको एक लोडर दिखाई देगा। जो सामने लोडर है वो लोडर से ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। यही एक मुख्य लोडर है जिसके जरिए ये सारा मलबा बाहर लाया जाता है। अगर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कुछ लोडर्स और मंगवा दिए जाएं तो लगातार कुछ घंटों में काम को जो है दूसरे लोडरों को बांट दिया जाएगा। और यही यहाँ पर के जो लोग हैं वो चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उसी की हो रही है। अगर वो 3 घंटे कंटिन्यू काम करता है तो उसके बाद उसे रिलैक्स लेना यानी रोकना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका ऑयल जो है वो काफ़ी हीटिंग में आ जाता है, इंजन गर्म हो जाता है और इसकी वजह से देर हो रही है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार है, यहाँ के लोगों का कहना है कि लोडर बढ़वाएं, क्योंकि आसपास कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से ये लोडर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के लोडर मौजूद रहते हैं। तो इस तरह के अगर लोडर यहाँ पहुँचे तो जल्दी होगी और ये सारा मलबा जो है बाहर निकाला जा सके ताकि लोगों को बचाया जा सके। इस मलबे को निकाल कर कहाँ पे ले जाया जा रहा है? क्योंकि जैसे आपने कहा टनों मलबा है, तो क्या इसे नदी में बहाया जा रहा है या इसे कहीं और दूर ले जाया जा रहा है? क्योंकि ट्रक्स भी जा रही हैं जिनके अंदर मलबा लोड होकर उनको वहां से यहाँ से निकाला जा रहा है। और जिस तरह से ये काम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि काफी मेहनत लगने वाली है और इसमें समय लगने वाला है। 50 घंटे से ज्यादा में अब तक 150 मीटर तक ही पहुंच पाए और आप कह रहे हैं कम से कम 200 से 250 मीटर तक जाना होगा ताकि उन 25-27 एनटीपीसी के कर्मियों तक ये पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए आनंद, मैं दिखाना चाहूँगा मैं थोड़ा नज़दीक दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन कमलदेव यहाँ आए। जो मैं बताऊं आपको कि जो मलबा जो निकल कर आ रहा है वो इस नदी में फेंका जा रहा है, क्योंकि ये मलबा देखिए इस तरह का मलबा है और इसको सब यहाँ पर जो नदी है उसमें फेंका जा रहा है। और यहाँ से आप दूरी तक देखेंगे, क्योंकि समस्या सबसे ज़्यादा है ये लोडर है, इसको अंदर जाने के लिए एक जगह चाहिए और जो मलबा है वो नदी में इसलिए फेंका जा रहा है क्योंकि टनों के हिसाब से मलबा अंदर से निकल रहा है। और कोशिश यहाँ पर यही है कि इस मलबे के जितनी बार इसे बाहर निकाला जाएगा उतनी जल्दी अंदर की जो है ग्रेविटी देखी जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी इसी मलबे को लेकर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलबा अंदर घुसा है। टनल काफ़ी गहरा और ऊंचाई उसकी लगभग ये बताया जा रहा है कि 8-9 मीटर ऊंचाई थी और चौड़ाई भी उसी तरीके से थी। कई ट्रक जो एक लोडर है वो एक बार में एक ही अंदर जा सकता है और यही वजह है कि लोडर अगर एक्स्ट्रा होगा तो एक लोडर को रेस्ट दिया जाएगा और दूसरा लोडर काम करेगा। तो यहाँ पर अभी एक ही लोडर से काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर लोडर की संख्या बढ़ाई जाए तो जल्द से जल्द इस मलबे को निकाला जा सकता है। और देखिए वो नदी की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आनंद, वो आपको जो यहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है ये मलबा उसी का है। इस मलबे को यहाँ फेंका जा रहा है जो अंदर से खींच के लाया जा रहा है। तो काफ़ी समय लगेगा, अभी इतनी जल्दी कहना जल्दबाजी होगी कि मलबा आज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, जो कर्मचारी जो एनटीपीसी में यहाँ पर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि अभी मलबा निकालने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है और भारी मलबा जो है धीरे धीरे जाम होता जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसलिए अब वो गीला नहीं बल्कि बहुत सूख चुका है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही है। जी दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। दीपक रावत भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वहीं तपोवन से ही, जहां एक हेलीपैड के पास वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि वहां कौन आ रहे हैं राहत कर्मी और किस तरह से वहां पर निरीक्षण हो रहा है और स्टेट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी कंटिन्यूअस अपडेट ले रहे हैं। अभी टनल के अंदर जिंदगियां फंसी हुई हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। और जैसे दीपक बता रहे थे कि एक मशीन टनल के अंदर जाती है और मलबा लेकर बाहर आती है और इसे लोडर कहते हैं। टनल से मलबा निकालने का काम कैसे हो रहा है, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, विस्तार से इसे देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया के पास इस वक्त वो चालक हैं जो यहाँ पर काम भी करते थे और कई बार यहाँ पर जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और लगातार इस लोडर के चालक हैं और उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विद्याधर मलेठा सर। विद्याधर जी, आप यहाँ पर लगातार काम करते हुए हैं, क्या सिचुएशन है अंदर की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फेज 1 का काम पूरा होने वाला है, फेज 1 है अभी तक, क्या सिचुएशन है? आप लोग तो अंदर देख रहे हैं। अभी तो सर हमने 60 से 70 मीटर सही किया है और अभी अंदर से काफ़ी दलदल आ रहा है। अच्छा। दलदल आने के कारण काम में परेशानी भी हो रही है। ये लोडर है हमारा, ये लगातार चल रहा है, लगातार चलने के कारण ये लोडर भी गर्म हो रहा है, सिग्नल दे रहा है जगह जगह से। तो ये क्या है कि ये कंप्यूटर से सही होते हैं ये। अच्छा। ऐसे यहाँ का मिस्त्री इसको सही नहीं कर पाता, तो इसलिए इसको थोड़ा रेस्ट दे रखा। अभी दूसरा लोडर लगा रखा है, SCC का एक लोडर आया है, उसको लगा रखा है। अभी हम सोच रहे हैं कि आज शाम तक हम वहाँ पे 180 मीटर के आसपास पहुँच जाएँ। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने लोग वहाँ पर अंदर हो सकते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर उस दिन होंगे शायद काम कर रहे थे। हमारे 27 आदमी बता रहे हैं, 3 आदमी SCC के हैं, टोटल 30 आदमी हैं वहाँ अंदर।
अच्छा, आईटीबीपी और आर्मी का कहना है कि हम फेज़ 1 में पहुंच चुके हैं। ये फेज़ 1 क्या कह सकते हैं इसको? फेज़ 1 में पहुंचने के लिए अभी कम से कम हमको 70 से 80 मीटर और जाना पड़ेगा, तब जाके हम फेज़ 1 में पहुंचेंगे। अभी तो बाहर से लोग अनुमान लगा रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। 60 से 70 मीटर के बाद हम फेज़ 1 में पहुँचेंगे। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि ये टनल 220 मीटर से ज़्यादा लंबा है। किस तरह का टनल है, थोड़ा सा ये बताइए सर हमें। ये टनल सर क्या है कि बैराज से ही 4 टनल आती हैं हमारी छोटी छोटी, उनको बोलते हैं एसएफटी सिल्ट। वहाँ से सिल्ट जाने का काम करता था ये टनल। इसके यहाँ से निकलने के बाद इस सिल्ट को नदी में जाना था दोबारा। अभी ये टनल बीच में बचा है 60 मीटर, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ। 60 मीटर का इसका बचा हुआ बीच में, और जब ये 4 टनल जाती तो फिर आगे जाके ये एक हो जाती हैं। फिर इसमें एक टनल इधर से एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हमको भी पहुँचना है, वो टनल है 90 मीटर का। इसको साफ़ करने के बाद 90 मीटर हमने वो देखना है, वहाँ ये बड़ी मशीन नहीं जा पाएगी, वहाँ के लिए छोटी मशीन चाहिए। फिर 90 मीटर के बाद वो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको। उस जंक्शन पे वो आदमी काम कर रहे थे, वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी है, बोलेरो है और जेसीबी मशीन है वहाँ पे। अच्छा, ये बोलेरो गाड़ी वगैरह क्या एजीएम साहब वहाँ पर सर्वे के लिए अंदर उस दिन पहुँचे थे? बोलेरो गाड़ी जीत साहब के, हमारे ठाकुर साहब हैं, एजीएम साहब हैं वो, और स्कॉर्पियो गाड़ी धीमान साहब की है, वो सहारनपुर के हैं, उनका भी काम चल रहा था यहाँ पर। धीमान साहब क्या करते हैं? धीमान साहब का गैंड्री का काम है, टनल को पक्का करने के लिए एक मशीन आती है, वो भी मिसिंग है। वो भी वही हैं सर, अभी फंसे हुए हैं वो। किस जगह पर आप लोगों को उम्मीद लग रही है, कहाँ पर फंसे हैं? जंक्शन पॉइंट पे। वहाँ पर सिचुएशन किस तरह की है? क्या वहाँ पर बड़ा सा हॉल है, क्या है वहाँ पर? क्या है कि थोड़ा है, तो ये जो 90 मीटर की टनल जा रही है वहाँ पर डाउन है, लेकिन जो अप स्ट्रीम है, जो बैराज से हमारी टनलें 4 आ रही हैं, वो 4 का वहाँ पर एक हो जाता है, उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, चढ़ाई की तरफ को। तो हमें उम्मीद है अगर वो आदमी वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो वो सुरक्षित होंगे, बस यही उम्मीद हम लगा रहे हैं। इसी उम्मीद से हम काम कर रहे हैं रात दिन करके, कि अगर जो आदमी जिंदा है तो वो बाहर आ जाए। जंक्शन में कितने लोगों की उम्मीद आप लोगों को है वहाँ पर? 27 लोग जंक्शन पे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल है, मिलती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन लेवल तो जैसे भी हम टनल में हम काम कर रहे तो हवा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर ये गर्त जो अंदर को मलबा जब गया होगा तो क्या वो उस जंक्शन तक नहीं पहुँच सकता? पहुँच भी सकता सर, एक तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अंदर का सारा सिस्टम तो बंद हो गया है, वहाँ पर सेकेंड में 8 इंच का पानी आता है, तो हमारे टनल को भरने में 24 घंटे लगते हैं पहले जब हम काम करते थे, और एससीसी के टनल में 14 इंच का पानी आता है, तो ये सारे सिस्टम तो बंद हो गए। तो इसीलिए हम लगे हैं कि अगर उनको थोड़ा सा हाइट मिल गया होगा, बोलेरो गाड़ी या जेसीबी के ऊपर चढ़ गया होगा, तो वहाँ लाइट भी नहीं है, किसी का मोबाइल बचा है कि नहीं बचा है, टॉर्च का सेल है कि नहीं है, अब 2-3 दिन हो गए हैं। नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं? नेटवर्क तो वहाँ बेस फोन का लाइन होता था, वो लाइन कट गया। ये जो बताया जा रहा है कि इतने लोग लापता हैं अंदर, कुल आप कह रहे हैं कि 28 से 30 लोग हो सकते हैं? जी। और जो और दूसरे लोग लापता होंगे अंदर नहीं होंगे टनल के? वो तो बैराज में थे सर, उनको तो हमने लाइव देखा बहते हुए। कितने लोग? आंखों देखी बता रहे थे लोडर को चलाने वाले चालक, जो कह रहे हैं कि अब जाकर एक और लोडर आया है, तो अब 2 मशीनें टैंडम में काम कर रही हैं, एक के बाद एक काम कर रही हैं। एक रिले का तरीका होगा और कम से कम 60 से 70 मीटर का और उनको वहां से मलबा निकालना होगा, इससे पहले कि वो कम से कम जो 27 से 30 लोग वहां अंदर फंसे हैं उन तक पहुंच सकें। और उम्मीद यही है कि थोड़े से हाई ग्राउंड पर वो पहुंचे हों, अभी भी सुरक्षित हों। कम से कम 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी वहां वो फंसे हुए हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। रेणी गांव के पास मलबा हटाते वक्त एनडीआरएफ की टीम को 2 शव भी मिले हैं। पर अब दीपक रावत आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बताइए आप कहां हैं? आपके पीछे हमने किसी को हेलीकॉप्टर पर उतरते भी देखा थोड़ी देर पहले। जी, इस वक्त तपोवन में जो अस्थाई हेलीपैड बनाया गया है उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं आनंद, ये दरअसल वो लोग हैं जो कि उन दूर दराज के गाँव के रहने वाले हैं, जो अब बिल्कुल जिनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है और पूरा का पूरा पुल जो है वो टूट चुका है। ऐसे में वहाँ तक जाने का एकमात्र ऑप्शन जो बचता है वो है हेलीकॉप्टर। हालांकि आज जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो एक ब्रिज तैयार कर रही हैं, एक टेम्परेरी ब्रिज तैयार किया जाएगा ताकि जो उधर के लोग हैं इधर आ सके, इधर के लोग उधर जा सके। लेकिन तमाम जो चीज़ें फिलहाल हो रही हैं, चाहे वो राहत सामग्री की बात करें या फिर जिन लोगों को ज़रूरत के तौर पर वहाँ घर तक जाना है उन लोगों की बात करें, तो फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से इनको भेजा जा रहा है। तो इनका नंबर अभी लगा है, थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आएगा, इनको उनके गाँव पहुँचाएगा। और आप पीछे देखिए एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, ये राहत सामग्री है, ये इसी तरीके से इसमें राशन है और यही ज़रूरत का सामान है। लालटेन भी रखी हुई है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए लालटेन भी रखी हुई है, सोलर सिस्टम है और ये तमाम चीज़ें जो है इसी तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से
आगे भिजवाई जा रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने घर जाना चाहते हैं। कि कोई काम से बाहर निकला था, पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर रह गया है, तो किसी का कहना है कि किसी की बूढ़े लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको परेशानी हो रही है। तो तमाम लोग हैं जो कि घर जाना चाहते हैं। ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार इस पर काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जा सके। आनंद। दीपक, मैं वापस आपसे जुड़ता हूं, लेकिन इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से, जहां पनवेल इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल के कई गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं, देखिए धू धू करके लपटें भी निकल रही हैं, बहुत जोर से घना धुआं भी निकल रहा है, काला धुआं वहां से। ये दमकल कर्मी वहां पहुंच रहे हैं। नवी मुंबई में ये घटना घटी है जहां आग लगने की वजह एक फैक्ट्री में है जहां भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें यहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। अखाड़ा में रिपोर्टर से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आग की लपटें आप देखें तो फैक्ट्री से ऊपर उठकर वहां देख रहे हैं कि आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं। बहुत तेज आग की लपटें हैं। दमकल कर्मी वहां पहुंच रहे हैं। क्या आग को काबू में पा लिया गया है, इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। ये इलाका पनवेल है, एक फैक्ट्री है पनवेल में, नवी मुंबई में, जहां भीषण आग लगी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची हैं। एक तो हमारी तस्वीरों में जो कैद है उसमें भी वहां उसकी तरफ घटनास्थल की तरफ जाती हुई दिखी दमकल की गाड़ियां। वहां पर ये देखिए धू धू कर आग जल रही है और लपटें जो हैं बहुत तेज लग रही हैं। बहुत काला धुआं वहां निकल रहा है। फैक्ट्री में कितने लोग थे, कितने फंसे हैं, इस पर भी अपडेट थोड़ी देर में हमें मिलेगा। वापस रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में घायलों से मिलने पहुंचे। जोशीमठ में आईटीबीपी का अस्पताल है जहां आपदा में बचाए गए लोगों को भर्ती कराया गया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हीं लोगों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने चमोली का हवाई सर्वे भी कर नुकसान का जायजा लिया। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी तबाही हुई है। इसके बाद रावत हादसे वाली जगह पहुंचे और वहां राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से भी मिले। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी अफसरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनकर लता गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सीएम रावत ने उनसे भी बात कर हालात का जायजा लिया। इसी दौरान 2 महिलाएं आ गईं जिनके घर इस जल प्रलय में टूट गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द साझा किया। मुख्यमंत्री ने उनकी तकलीफें सुनी और इन महिलाओं को फिर घर बनवाने का भरोसा दिया। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय, तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके।